अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर आयद पाबंदियों को क्यों बहाल किया? क्या इसके पीछे इजराइल है? अमेरिका ने दावा किया था कि इसने जून में ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया था। अब अगर वो दोबारा हमला करता है तो इसका क्या जवाब होगा? पाबंदियों से ईरान का और इसकी मईशत और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा? यूएन सैंक्शन से क्या ईरान ग्लोबल साउथ की सियासत से कट जाएगा? पाकिस्तान मार्का हक की कामयाबी और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद अरब दुनिया में क्या किरदार अदा कर सकता है? और क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है या सिफारतकारी से हालात मामूल पर लाए जा सकते हैं? बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसी और अस्करी पाबंदियां लगा दी हैं जो आज से नाफिजुल अमल होंगी। और ये पाबंदियां जोहरी मुज़ाकरात की नाकामी के बायस लागू की गई हैं और मुज़ाकरात की नाकामी की वजह इस साल जून में की जाने वाली वो फौजी कार्रवाई थी जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरान की जोहरी तंसीबात और फौजी अड्डों पर बमबारी की थी, जिसके बाद ईरान ने IAEA का मुआयना मुअत्तल कर दिया था। यूएन की पाबंदियों की वजह से ईरान पर हथियारों की खरीदारी, यूरेनियम की अफजुदगी और जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से भी मुंसलिक सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद होंगी, एहसास मुंजमद होंगे और ईरानी शख्सियात पर सफर की पाबंदियां। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन पाबंदियों के नफाज के बाद अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन की जानिब से हटाई गई पाबंदियां भी दोबारा नफ्जुल अमल हो जाएंगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, उन्होंने भी ईरान को दी जाने वाली छूट को खत्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखा था, जिसके तहत जुमेरात 25 सितंबर को यह छूट खत्म करके पाबंदियां बहाल करने की करारदाद मंजूर की गई थी। और इसके अगले रोज 26 सितंबर को कौमी सलामती में चीन और रूस की मुश्तरका करारदाद पर वोटिंग हुई, जिसमें ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुद्दत में तोसी करने का कहा गया। करारदाद के हक में सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से सिर्फ 4 वोट, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, अलजज़ायर शामिल था, जबकि 9 ममालिक जिनमें डेनमार्क, फ्रांस, सोमालिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे, इनकी मुखालफत में वोट दिया गया, जबकि 2 ने रायशुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया था। करारदाद में जोहरी मुआहिदा, मुश्तरका जामिया अमली और मनसूबा अमल और इसकी 2015 की तोसी की करारदादों 2231 को आइंदा अप्रैल तक तोसी देने की तजवीज़ भी पेश की गई थी। इसके अलावा ईरान और जोहरी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे IAEA के दरमियान मुसलसल रवाबित की हौसला अफजाई भी की गई थी। चीन के नुमाइंदे ने इस करारदाद की मंजूरी ना मिलने पर गहरे दुख का इजहार किया और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया, जबकि रूस के नुमाइंदे ने करारदाद की मुखालफत करने वाले ममालिक से कहा कि अब कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही। इन ममालिक ने खुलकर यह साबित कर दिया है कि उन्होंने साल हर साल इस मसले के सफारती हल पर जोर देने की जो यकीन दहानियां करवाई थी वो महज वादे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि पाबंदियों के दोबारा नफाज को गैर कानूनी करार दिया जाए। अमेरिका ने सफारतकारी से गद्दारी की है। उन्होंने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी पर मुआहदे को दफन करने का इल्जाम लगाया। BBC के मुताबिक मगरबी ताकतें और जोहरी इदारा IAEA का कहना है कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है। और इस हवाले से अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमायती है और हम ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। इसका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और जो जारी रहेगा। और ईरान के खबरसां इदारे अरना के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की मनसूख शुदा करारदादों की बहाली के बारे में यूरोपीय ट्राइका और अमेरिका के दावे को सख्ती के साथ मुस्तरद किया है। और उधर यूएन सैंक्शंस पर भी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने NBC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जंग से नहीं डरते। ट्रंप के इकदाम पूरे खित्ते को आग में लपेट सकते हैं और तेहरान हमला करने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब देगा। जबकि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ईरान में ज़ेर ज़मीन मुबैना तौर पर एटमी तंसीबात पर काम करने का हवाला दिया गया है और ईरान के सदर ने कहा है कि वो एटमी मुआयना कायरों को ईरान में खुशामदीद कहते हैं, वो आएँ और खुद मुआयना करें। सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस की बुनियाद पर कहानियां गढ़ना हकीकत से मबनी नहीं है। राइटर्स के मुताबिक ईरानी सदर का कहना है कि ईरान का जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से निकलने का कोई इरादा नहीं, जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि ईरान पर पाबंदियां नाफिज करने का इकदाम गैर कानूनी है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर खबरदार किया कि अगर उन्होंने
इन पाबंदियों की वापसी को तस्लीम किया तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। और उधर ईरान की न्यूज एजेंसी अर्ना के मुताबिक ईरान के कौमी असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा है कि ईरान गैर कानूनी करारदादों पर अमल करने का पाबंद नहीं है। हम समझते हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी का हमारा हक आज भी बैनुल-अक़वामी कानून से मंजूर शुदा है। अर्ना के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया है कि अगर कोई मुल्क इन गैर कानूनी करारदादों की बुनियाद पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करता है तो इसे ईरान की जानिब से संगीन और जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस गैर कानूनी इक़दाम के पीछे जो 3 यूरोपीय ममालिक हैं उन्हें भी हमारे रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बाद ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से अपने सफीर मुशावरत के लिए बुला लिए हैं। हालिया पाबंदियों के हवाले से BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान पर यह पाबंदियां इस वक्त नाफिज हुई जब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी जो इस मुआहदे के यूरोपीय फ्रीकैन हैं उन्होंने स्नैपबैक कहलाने वाले तरीकाकार को फाल करार दिया और ईरान पर मुसलसल जोहरी पेशरफ्त और ताउन ना करने का इल्जाम लगाया। BBC ने मजीद लिखा है कि जून 2015 में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान को मुतअद्दिद जोहरी तंसीबात और फौजी अड्डों पर बमबारी के बाद ईरान ने अपनी जोहरी तंसीबात की मुआयनाकारी मुअत्तल कर दी थी, जो 2015 के मुआहदे के तहत इनकी एक कानूनी जिम्मेदारी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले आयद ये पाबंदियां 10 साल बाद लगाई गईं और जुलाई 2015 में ईरान और 6 ममालिक जिनमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे उनके दरमियान तेहरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदा हुआ था जिसका नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। इस मुआहदे के बाद ईरान पर आयद पाबंदियां उठा ली गई थीं। 2018 में सदर ट्रंप ने इस मुआहदे से अलग होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने इस मुआहदे के तहत ममनुआ जोहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पेशरो सदर पर इल्जाम लगाया था कि बराक ओबामा की जानिब से किया जाने वाला यह मुआहदा गैर मौसर था। जनवरी 2025 में सदर ट्रंप दोबारा सदर बनने के बाद उन्होंने ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के ओमान में कई दौर भी हुए, लेकिन जून में ईरान पर होने वाले हमले के बाद यह अमल रुक गया। इसके बाद मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से कतर में हमास के रहनुमाओं से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाया, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ममालिक ने कतर का दौरा किया। अरब लीग और मुस्लिम ममालिक का हंगामी इजलास भी हुआ। फिर 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाही मुआहदा हुआ। उधर हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी पर हमास ने ऐलान किया कि वो शहादत के लिए तैयार हैं और हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली इजलास के मौका पर मुस्लिम रहनुमाओं के सामने 21 नकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल का मुमकिन खाका पेश किया गया। उधर साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम गजा में जंग के बाद अबूरी इंतजाम की क़यादत के लिए सामने आ रहा है। BBC के मुताबिक इसकी ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हमायत भी जारी है और इस हवाले से इसराइल पशोपेश से काम ले रहा है और जो अब तक 65,000 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। एक तरफ सदर ट्रंप नोबेल प्राइज की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ना वो यूक्रेन की जंग खत्म करवा सके और ना ही इसराइल को जारियत से रोक सके। अब वो बगराम एयरबेस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए वो अफगान तालिबान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि वो धमकी तो दे चुके हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ट्रंप की गैर मकबूलियत भी उनकी परेशानियों में इजाफा कर रही है। ऐसे में भारत पर बढ़ते टैरिफ और इसे बंद गली में धकेलने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और वो अमेरिका से ताल्लुकात के इस नए अहद में क्या फायदा हासिल कर सकता है और मिडिल ईस्ट में इसका मुमकिन रोल क्या हो सकता है, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी एक तवील अरसे से मशरिक़ वुस्ता की जोग्राफी और अस्करी सियासत में एक नया बुनियादी अंसर रही हो। 2025 में यह तनाज़ा ताकत की नई शक्लों में सामने आ रहा है। ईरान अपने खित्ते में असर और रसूख बढ़ाने के लिए अस्करी ग्रोहों की पुष्टपनाही कर रहा है, जबकि इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंसिया और अस्करी कुव्वत के जरिए इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ महदूद नवैयत की कार्रवाइयां करते रहे हैं, जैसे कि साइबर हमले, ड्रोन हमले और प्रॉक्सी जंगे। इसराइल को खदशा है कि अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल कर लेता है तो यह पूरे खित्ते के लिए खतरा बन जाएगा। 2025 में ईरान ने अपने यूरेनियम की अफजूदगी को इस सतह तक पहुंचा दिया था जो आलमी तशवीश का बायस बनी। अगरचे ईरान दावा करता है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और इसराइल ने मुख्तलिफ फोरम्स पर भी ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई की धमकियां दी हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खुफिया हमले भी किए गए हैं और खित्ते में ताकत का तवाजुन एक नाजुक हालत में है।
अरब ममालिक को मगरिब पर भरोसा नहीं रहा और वो नए वायदे कर रहे हैं, जबकि ईरान चीन और रूस के साथ दिफाई मुआहदे मजबूत कर रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और रूस के दरमियान 23 सितंबर को $25 अरब का मुआहदा हुआ, जिसके तहत रूस ईरान में 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तामीर करेगा। ईरान और इसराइल का तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। ताकत की दौड़, एटमी कशमकश और इलाकाई तवाज़ुन, आलमी इत्तेहाद और बढ़ते हुए बहरान, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो मशरिक़ वुस्ता में अमन के इम्कानात को महदूद कर देंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए जॉन हुसैन साहब ईरान से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जिन दिनों ईरान का इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उन दिनों भी वार जोन से रिपोर्टिंग करते रहे, बताते रहे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं सबसे पहले तो जॉन आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ, जिसमें हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी, यूरेनियम एनरिचमेंट करने पर पाबंदी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं उन पर पाबंदी, सासे मुंजमद करने के मिसाइल, सफरी जो पाबंदियां हैं वो इम्पोज कर दी गई। ईरान में इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलों को लेकर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफा नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। 1979 से लेकर अब तक मुख्तलिफ टाइम्स पे रेगुलरली सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगती गई हैं। ईरान में जब सैंक्शंस हटी थी वो JCPOA एग्रीमेंट के तहत हटी थी, और उसके बाद 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली विड्रॉ किया था तो सैंक्शंस जो है वो दोबारा अमेरिका ने इन इफेक्ट लगा दी थी। तो इतना फर्क नहीं पड़ा है ईरानियों को, क्योंकि स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी गई है, थोड़ा सा रियाल के ऊपर इंपैक्ट आया है, बट इन द लॉन्ग रन ईरानी यहाँ पे ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। और इनफैक्ट एक तबका तो ईरानियों का ये भी कह रहा है कि सैंक्शंस जो है वो ईरान की एक सॉर्ट ऑफ ईरान के लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इतना डेवलप किया है सैंक्शंस के साथ। ऑब्वियसली ये अच्छी चीज है या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट कुछ हार्ड लाइनर्स का कहना ये है कि ईरान जितना दुनिया से आइसोलेट होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। एंड आई थिंक ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पे ईरान में टेक्नोलॉजिकली आप इतनी एडवांसमेंट देख रहे हैं। फार्माकोलॉजी में नंबर 8 पे है, इंजीनियरिंग में, साइंसेज में नंबर 12 पे है, मैथमेटिक्स में नंबर 12 पे है। तो ईरान इज डूइंग वेरी वेल डिस्पाइट द सैंक्शंस, और इसके अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया ईरानी पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, जो अमेरिका के दावे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था ईरान का उसे 100 साल पीछे धकेल दिया, फर्दू में भी उन्होंने जब अटैक किया, बंकर बस्टर बम मारे उधर, तो आप तक क्या अंडरस्टैंडिंग पहुंची है इस प्रोग्राम को लेकर, इन हालात को लेकर और इस मामले को लेकर? क्योंकि जो दावा किया गया था, क्या वो दावा दुरुस्त था या जो ईरान का स्टैंस है वो दुरुस्त था? अच्छा सवाल है बहुत। और देखिए, ट्रम्प साहब ने जो कहा कि हमने फोर्दो को काफी 100 साल पहले पीछे धकेल दिया है, खुद यूनाइटेड स्टेट्स की खुद डिफेंस इंटरनल असेसमेंट ही कहती है। और जो अपनी इनकी जो DIA की जो चीफ थी उन्होंने भी यही कहा था कि ईरान के ऊपर इतना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, और फोर्दो की फैसिलिटीज हिट करने के बावजूद जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए कि वो सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय कर सकें। मेरे पास भी यही तफसीलात थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर ऑल्दो ऊपर फेस लेवल पे, सरफेस लेवल पे नुकसान हुआ है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं और जो इनरिच मटेरियल है वो इंटैक्ट है। तो ईरान के अंदर जब अटैक्स हुए तो इसके ऊपर कोई रेडिएशन लीक्स नहीं हुई, ये भी एक पैरामीटर है जिसको यूज किया जाता है। रेडिएशन लीक्स नहीं थी, ऑल्दो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन थी, लेकिन नुकसान जो है वो इस तरीके का नहीं हुआ कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। कुछ दिन पीछे धकेलना या 1 महीना पीछे धकेलना, 2 महीने पीछे धकेलना, इसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन इतना सब्सटैंशियल डैमेज नहीं है कि ईरान को बहुत ज्यादा इसके ऊपर नुकसान हुआ और बहुत पीछे चला गया ईरान, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो रोल बैक नहीं हुआ और आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चंद महीने पीछे गया है, तो फिर अभी मौजूदा क्या उसका स्टेटस हो सकता है और कब तक ऐसा हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो कि वो एटमी धमाकों की तरफ चला जाए और कामयाबी से चला जाए? चूंकि ये मामला तो अब शायद दिखाई नहीं देता, इसकी वजूहात फिर क्या है? फाद साहब, ये भी अगेन बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ईरान ने खुद आई थिंक कुछ दिन पहले अपनी जो डील है रशिया के साथ उसके साथ दिखा दिया है। $25 बिलियन की डील हुई है रशिया के साथ ईरान की, जिसमें 8 मुख्तलिफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी और बनाए जाएंगे वो पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर वेपन्स की जहां तक बात रही, ईरान ने पहले भी मना किया है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनका भी फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ईरान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का काफी एडवांस्ड है, काफी डेवलपमेंट है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो है, ईरान कुछ ही मुल्कों में से एक है जिसने पूरी अपनी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को डोमेस्टिकली डिपेंडेंट बनाया हुआ है। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर ईरान बनाना चाहे तो।
और अभी भी जो बयान दिया था प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने, वो यही दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और लगता भी ऐसा ही है बिल्कुल कि ईरान की जो हार्डलाइन गवर्नमेंट है और जो जो यहाँ पे कंजर्वेटिव जो राइट विंग जो स्टांस रखते हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए ईरान में, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ कहते हैं कि अभी ये इस्लाम के खिलाफ एक ऐसी चीज है जो होगी और इंसानियत के खिलाफ होगी। तो ईरान का मानना नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, और ना ही आई थिंक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। जो सैंक्शंस के ऊपर बात चल रही है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा जो अभी परेशानी वाली बात है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए, हाँ। वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। और जो मुज़ाकरात हो रहे थे यूरोप के साथ, और अराक्ची साहब भी जो यूरोप जा रहे थे और बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो नई नई बन रही हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके ऊपर जो है वो कंटेंशन रेज हुआ है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाएगा। ऑल्दो टाइम विल टेल। अब जाहिर है इतना जब आप एक मुल्क को कॉर्नर करेंगे तो हो सकता है कि उसके रिएक्शन में कुछ हो जाए, बट अभी तक तो नहीं बनाया। सो लेट्स सी। अच्छा जॉन हुसैन साहब, अभी कोई ऐसा तेहरान में कोई इस सोच को लेकर कोई डिस्कशन हो रहा है कि दोबारा से कोई जारियत हो सकती है ईरान के खिलाफ, या आप समझते हैं कि वो मादूम हो गया, ये सिर्फ सैंक्शंस तक रहेगा, अब दोबारा से इजराइल और अमेरिका जो है वो मुस्तकबिल करीब में भी कहीं ऐसी जारियत का मुजाहरा नहीं कर सकते? देखें, यहाँ जो जो अटैक की सूरत हाल है कि अटैक होगा या नहीं होगा, उसमें एक फ्रंट ये कहता है कि हाँ अटैक हो सकता है और बड़ा इमिनेंट है कि अटैक इसराइल करे, क्योंकि उनका जो स्टॉक पाइल है डिफेंस सिस्टम्स का, वो स्टॉक पाइल जो है वो अब दोबारा भर गया है। और एट द सेम टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसराइल के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर। ज़ायनिस्ट लॉबी जो उनकी एक्टिवेट हुई हुई है उसके थ्रू प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इसको ईरान को किसी तरीके से दोबारा अटैक किया जाए। हाउएवर ऑन द सेम एंड ये भी कहा जाता है कि अब इसराइल ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है इस 12 दिन की जंग में। आपको पता ही है कि इसराइल के अंदर कितनी सेंसरशिप थी उस वक्त, और मिलिट्री साइट्स के ऊपर कितना नुकसान हुआ है। और रिसेंटली अभी जो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो रिलीज किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उससे क्लियरली पता चलता है कि ईरान ने काफी ज्यादा इस वक्त इसराइल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन कर ली है। और आई थिंक के इतना आसान नहीं है अब दोबारा ईरान को अटैक करना, क्योंकि अगेन नुकसान ईरान को कम होगा और उससे वेस्ट और इसराइल को ज्यादा होगा। जहां तक रही सैंक्शंस की बात, तो यूनाइटेड नेशंस 2231 जो जेसीपीओ का स्नैपबैक जो हम कहते हैं ना, स्नैपबैक हो रही है, मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्टूबर 18 को एक्सपायर होने वाला था। ये 10 साल के लिए ये वैलिड था स्नैपबैक मैकेनिज्म, और अगर यूरोप ना लगाता इस वक्त तो अगले महीने ये एक्सपायर होने वाला था। तो आई थिंक ये उसी प्रेशर का एक रिजल्ट है, उसी प्रेशर की एक आई कैन से कि उसी प्रेशर की वजह से ये चीज हो रही है कि ईरान के ऊपर इस वक्त दोबारा सैंक्शन आयद की जा रही है। लेकिन इसका रियलिटी के साथ उतना रिलेटेड नहीं है जहां तक ईरान की डोमेस्टिक लाइफ की बात होती है। तो अच्छा जॉन हुसैन, आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल तो अब काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई। इसराइल ने कतर को हिट कर दिया, उन्होंने अमेरिका को बता के हिट किया, अमेरिका वहाँ गारंटर था, उन्होंने अब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया, और ये तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा मुआहदा हुआ कि भाई सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला कंसिडर होगा। अभी एयर स्पेस भी बहुत सारे ममालिक का यूज़ होता है जब आपने ईरान पर जारियत करना होती है। अब अगर खुदा न खास्ता ईरान को हिट किया जाता है तो कतर को लेकर तेहरान में क्या अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी अरेबिया को लेकर तेहरान क्या सोच रहा है, और पाकिस्तान को लेकर जो जिस पर आपको पता भी है कि ईरान ने तो बड़ी हमायत की और बड़ा खुश हुआ और बड़ा अच्छा जेस्चर उसने दिया प्लेयर का कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो मुआहदा जो है वो साइन हुआ है। तो इसको तेहरान किस नज़र से देख रहा है इस सिनेरियो को? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अगेन। जो मुल्क दूसरों के हथियार के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखेगा, दूसरे ममालिक की सेफ्टी अपनी सेफ्टी समझेगा, वो मुल्क हमेशा उसी मुल्क के अंडर रहेगा और उसी के कॉम्प्रोमाइज में रहेगा, चाहे वो जो भी मुल्क हो। पाकिस्तान इस पूरे जो मिडिल ईस्ट के आगे एंड पे आप देखते हैं, ईरान के अलावा पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। पाकिस्तान किसी और के ऊपर एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट ये जो आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमला कर दिया और उसके ऊपर, अब देखिए ना, कतर के कतर के ऊपर हमला होने के बावजूद जो ओआईसी का इजलास हुआ, उसमें क्या मुल्कों ने क्या डिसाइड किया या क्या करने का सोचा? क्या कतर ने कोई जवाबी कार्रवाई की इजराइल के खिलाफ? क्या इन मुल्कों ने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जिसमें कह सकते हैं कि कतर ने अपना बदला ले लिया? अभी जो बयान आया ओआईसी का वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे अमेरिका को कि वो प्रेशराइज करे इसराइल के ऊपर। और
ये सिचुएशन में हमेशा अरब मुल्क जो है वो अपने आप को डिपेंडेंट बना के अपनी अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। और यही इसी वजह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है एज द नेक्स्ट पार्टनर टू इवेल्युएट द रिलेशनशिप और टू डिपेंड योर सिक्योरिटी ऑन, क्योंकि पाकिस्तान एक बहरहाल मुसलमान मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है अरबों का, और उनको रियलाइज हो रहा है कि हमें रीअसेस करना पड़ेगा। आप देखें यूक्रेन के साथ क्या किया अमेरिका ने। यूक्रेन अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉल इसीलिए किए, रोके इसीलिए ताकि अमेरिका उनको सिक्योरिटी दे सके। लेकिन क्या हाल हुआ उसके बावजूद, रशिया किस तरीके से उनके ऊपर जो है वो अभी मुसल्लत हुआ हुआ, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, वेस्ट कुछ नहीं कर पा रहा। तो सेम सिचुएशन है विद द अरब। बहुत शुक्रिया जी। जॉन हुसैन ईरान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन दिनों कॉन्फ्लिक्ट जारी था ये बड़े अच्छे से अपडेट भी रख रहे थे, रिपोर्टिंग भी कर रहे थे वॉर जोन से। बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। इन्हीं से पूछते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी दोबारा से ईरान को पाबंदियों का सामना है। सबसे पहले तो ये आप फरमाइएगा कि इसे आप किस नज़र से देखते हैं। जब अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमने वहाँ उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे 100 साल पीछे धकेल दिया है, तो फिर अब इन पाबंदियों की, बाकी चीज़ों की क्या जवाब रह जाता है फिर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि 2015 में जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था और 2231 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी आई थी, उस JCPOA को या जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की वैलिडिटी तब बनती थी कि इसकी सारी पार्टी इंटैक्ट होती। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद इनिशिएट किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबका दौर में आते ही इससे यूनिलैटरल विड्रॉल किया था और वो इसमें से निकल गए थे। यानी जब मेन पार्टी इसमें से निकल गई तो पीछे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारी पार्टीज उसकी शराइत पूरी करें, क्योंकि उस वक्त तक तो सूरत हाल ऐसी थी कि ईरान के साथ वादा किया गया था कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक खास लिमिट तक कंट्रोल कर लेते हैं और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन ले आते हैं, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर ऑब्जर्वेशन ले आते हैं और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो वहां पे आ गए, वहां के सेंसर लग गए, ये सारी शराइत ईरान ने कबूल कर ली। लेकिन इसके बदले में होना ये था कि ईरान के खिलाफ जितनी भी सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी, वो खत्म की जानी थी। ईरान ने अपने तौर पे तो वो सारी शराइत पूरी की, लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका की बारी आई तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि सैंक्शंस पूरी नहीं की, बल्कि उन्होंने यूनिलैटरली इस पूरे एग्रीमेंट से निकल ही गए जिसको उन्होंने खुद साइन किया हुआ था। अब आप ये देखें कि जिस एग्रीमेंट से अमेरिका निकल गया और यूरोपीय ममालिक बजाय इसके कि अमेरिका को कंपेल करते, मजबूर करते कि जनाब आपने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है, हम इसके गारंटर है, आप इसमें मौजूद रहें, उन्होंने अमेरिका को तो कुछ नहीं कहा। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिकी अटैक भी हुआ। ईरान अमेरिका के साथ डायलॉग कर रहा था। 5वें सेशन में जब वो पहुंचे और कंक्लूड होने वाला था, इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पे अटैक कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं समझता हूँ कि ईरान पे दोबारा से 3 यूरोपीय मुल्कों जिसमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया है, इन्होंने ईरान पे इल्ज़ाम ये आयद किया कि ये 2015 वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी बाकी सारी दुनिया उसके शराइत क्या पूरी कर रही है कि आप ईरान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक, मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल मैं चाहूँगा मैं बीच में एक ज़िमनन सवाल आपसे पूछ लूँ, ताकि अभी डॉक्टर साहब मुझे आपसे समझना ये है कि जब कतर को हिट करता है इसराइल और अमेरिका की आशीर्वाद पे वो हिट करता है और उसके नतीजे में जो मशरक़ वुस्ता का सेंटिमेंट है वो यकसर बदल जाता है उस दौर से या उन दिनों से जब इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अब अगर ईरान को दीवार से मज़ीद लगाने के लिए जो है इसराइल और अमेरिका इकट्ठे होते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं, रद्द अमल क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अब तब्दील हो चुकी हैं। देखिए मैं इशारा भी इसी तरफ करना चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा डेंजरस बनी हुई है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, इसलिए कि इजराइल अपनी पूरी ताकत के बावजूद, पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद एक छोटे से ग्रुप यानी हमास को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो अपने फौजी उनके इराक ने गिरफ्तार किए हुए हैं उनको वो ताकत के बलबूते पर आज़ाद कराना चाहते थे, वो आज़ाद नहीं करा सके। और इसके लिए जो
अमन की कोशिश हो रही थी, उन्होंने उसको भी तहस नहस किया कतर पे अटैक करके। ठीक। अब जो क्राइसिस है इस वक्त, उसमें अरब ममालिक जो है उनका अमेरिका के ऊपर एक तो एतमाद खत्म हुआ है, क्योंकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। और कतर को ये एक गिला है कि आपने जब ईरान ने अटैक किया कतर पे या इसराइल ने अटैक किया तो आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो आप कब किसी और मुल्क को या कतर को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी बेस पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। वो जो एक्सटेंडेड डेटरेंस का एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। अब ये समझ लें कि अगर ईरान को मजीद आइसोलेट रखने की कोशिश की गई और उसको पूरी गेम से बाहर रखने की कोशिश की गई, तो जो मिडिल ईस्ट के इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, वो किसी सूरत ना सिर्फ ये रिजॉल्व नहीं होंगे बल्कि मेरा ख्याल है और ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर और इसके लिए साहब, ईरान को आपको याद होगा कि ईरान पर जब इसराइली जहारियत जारी थी तो जो मशरक़ वुस्ता के बहुत सारे ममालिक थे वहाँ का एयर स्पेस भी यूज़ होता था, और अब सूरत हाल आप वही देख रहे हैं, या वो रिएक्ट कर सकते हैं? वो रिएक्शन किस हद तक फिर हो सकता है? कतर और सऊदी अरेबिया, चूँकि इस दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान की जानिब से तकरीर की गई थी, इतनी क्लैरिटी से तकरीर यूनाइटेड नेशंस में शायद ही पहले कभी हुई हो कि पाकिस्तान एग्जैक्टली अपने दोस्तों और दुश्मनों का जो जिस तरीके से वो इजहार कर रहा था, बात कर रहा था, बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट पाकिस्तान के यहाँ पाया जा रहा है इन मामलात को लेकर। तो इन सारे मामलात को आप कैसे फिर देखते हैं? देखिए, पहला नुक्ता तो ये समझ लें कि ईरान के बारे में बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की थी इसराइल ने भी और अमेरिका ने भी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जो टॉप ईरानियन लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करने के बाद वो ईरान में रेजीम चेंज कर लेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि दो न्यूक्लियर पावर्स ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक किया और वो उसको शिकस्त नहीं दे सके। यानी ईरान सर्वाइव, ना सिर्फ ये कि सर्वाइव कर रही है बल्कि उसने इसराइल को भी अटैक किया और अमेरिका को भी अटैक किया है। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान अपनी पावर को मनवा चुका है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो बुनियादुल मरसूस के ऑपरेशन में हमने पूरी दुनिया पे साबित किया कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े टॉप पे पहुंच चुका है। और उसी रिकग्निशन में अमेरिका ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। और इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो रीच यूरोपीय ममालिक के साथ बनी है, अमेरिका के साथ बनी है और अरब ममालिक के साथ बनी है, इस वक्त डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ईरान के जो इश्यूज हैं इसमें इसको रिजॉल्व करने में भी हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि ये कुछ रिपोर्ट भी हुआ इस तरीके से कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रिपेल किया था कि आप जो रजीम चेंज वाला वहाँ सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं उससे आप दस्तबरदार होइए, आप मुज़ाकरात कीजिए। यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान का यही स्टेटमेंट था जो बड़ी शदोमद के साथ पाकिस्तान ने बयान किया। अब सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ आपसे ये है कि अभी कोई बहाना लगाकर दोबारा ईरान के साथ अगर उसे दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी तो क्या रिएक्शन मुमकिन तौर पर आ सकता है, और कितना इम्कान है अभी भी कि ईरान पर दोबारा जारियत हो सकती है, या ये इम्कान अब खत्म हो गया? देखिए, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। और मैं बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा टेक्निकली अच्छे तरीके से चाइना और अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है। इसी तरह पाकिस्तान ने बड़े टेक्निकल तरीके से अरब ममालिक और ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है। और अगर हम इसी तरह विजिलेंट रहें और सारी पॉलिसीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर बनाएं तो मेरा ख्याल ये कि बड़ा एक सक्सेसफुल रोल हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन विजिलेंट होने का मतलब ये है कि इस वक्त अमेरिका की एक बहुत बड़ी कोशिश ये हुई है कि वो अरब ममालिक और पाकिस्तान को बीच में लाकर गजा के अंदर एक इस्लामिक टास्क फोर्स बनाए और वहाँ पर इस्लामिक फोर्सेस को लेके जाएं। यहाँ पे मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के हमें फैसला करना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इश्यूज में जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है तो वो किसी कास्ट पे होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो फिलिस्तीनियों के सामने मुसलमान फोर्सेस को खड़ा करने से एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है। इनको बड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ईरान का मसला है, हम नेबरहुड में देखते हैं कि ईरान की एक अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे साथ थी जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। इसी तरह जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट ईरान के साथ थी।
तो अब ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत अच्छा से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी वजह से हमने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बनी हुई है, हमें अमेरिका को भी और वेस्टर्न कंट्रीज को भी रियलाइज कराना चाहिए कि आपकी अग्रेसिव पॉलिसीज मिडिल ईस्ट में मजीद क्राइसिस लेकर आ सकती हैं। अगर आप कोई इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो डायलॉग के जरिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से एग्जैक्टली अमेरिका क्या चाहता है, या आप समझते हैं कि जो इंडिया सफारतकारी में जो उसकी सफारतकारी समंदर बुर्द हुई है उसके बाद से वो सारा एडवांटेज फिर पाकिस्तान को मिल गया, या आप अदरवाइज इसे देख रहे हैं, या इंटरनेशनल सिनेरियो में 4 दिन की जो आपने इंडिया की पिटाई की उसके बाद पाकिस्तान का जो किरदार था वो फिर निखर के सामने आया? देखिए, मैं किसी बड़ी खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत अच्छी और बहुत बड़े लेवल की डिप्लोमेटिक सक्सेस तो मिली है, यानी हर जगह पे आपने देखा कि रिकग्निशन मिली है, और जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को वेलकम किया है, ये खुद इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रीच है वो बहुत ऊपर तक गई है। लेकिन ये इस खुशफहमी में रहते हुए कहीं हमें मिस यूज नहीं हो जाना चाहिए, लोग हमें मिस यूज करके अपने मफादात ना ले जाएं। हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको बैठ के बड़ा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के इश्यूज में, ईरान के इश्यूज में पाकिस्तान की रेड लाइंस कहाँ तक हैं, और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट। डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी बात ये रहनुमाई फरमा दीजिए कि ईरान पर खुदा न खास्ता दोबारा अटैक होता है तो पाकिस्तान, हालांकि इसके इम्कानात जो इंटरनेशनल सिनेरियो पेंट करने वाली शख्सियात हैं वो बता रही हैं कि बड़े मादूम इसके हैं इम्कानात, अगर इम्कानात ये रोशन हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर आप कहां देखते हैं पाकिस्तान को, कहां खड़ा देखते हैं फिर? देखिए, पाकिस्तान ने जो इस वक्त सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया है, इसको तो एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सऊदी अरब के, ईरान के और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है, इसमें एक क्लैरिटी है कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें मेन थ्रेट दोनों की, एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ इंडिया है। दूसरी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हैं, इसमें पाकिस्तान किसी सूरत कभी भी ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए। और अगर किसी जगह अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज हमसे डिमांड करें कि पाकिस्तान की लैंड ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, मेरा ख्याल है दैट मस्ट बी अवर रेड लाइन, और इसको किसी सूरत क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि ईरान पाबंदियों की जद में हथियार खरीदारी नहीं कर सकते, यूरेनियम इनरिच नहीं वो कर सकते, जोरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन पर काम नहीं हो सकती, वो सरगर्मियाँ उन्हें रोकना पड़ेंगी, असासे उनके मुंजमद और ईरानी शख्सियात और इदारों पर सफरी पाबंदियाँ आयद, और दीगर ममालिक को जो है वो शिपिंग लाइंस के मुआयने की इजाज़त भी दी जाएगी इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो अब मंजरनामा फिर क्या बनेगा? एक तरफ तो आपके सामने चंद दिनों में कितनी डेवलपमेंट्स हुई, सऊदीया का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें सऊदी अरेबिया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला कंसिडर होता है, ईरान ने भी उसकी हमायत की, फिर सारे ममालिक में से कहा गया कि और ब्लॉकिंग बनेगी, कुछ और ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब ये ईरान तनाज़ा जो है दोबारा सर उठा रहा है, क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालात एक ही सवाल में कर दिए। जहाँ तक ईरान पे पाबंदियों का सवाल है, तो वो देखिए, हमने, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में कल बहुत पुरजोर से तरीके से इस बात की वजाहत कर दी है कि पाकिस्तान चाहता है कि चीज़ें बातचीत और मुज़ाकरात से होनी चाहिए। इसीलिए हमने, जो रशिया ने करारदाद पेश की थी कि जो डायलॉग हो रहा है उसको वक्त दिया जाए, और इस रेजोल्यूशन को जो पास हुआ है ईरान पे पाबंदियां लगाने वाला, उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अप्रैल तक ज़रा पेंड कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात हो सकें, और बजाय इसके कि इस तरह पाबंदियां लगा के किसी को कॉर्नर करके और आप चीज़ों को आगे लेके जाएं, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। देखें, 40 साल से ईरान पे पाबंदियां हैं। JCPOA का वो थोड़ा सा वक्त था
कि जिसमें नेगोशिएशंस चल रही थी और जब वो सक्सेसफुल हुई और JCPOA शुरू हुआ तो उस पे से थोड़ी बहुत कुछ पाबंदियां उठाई गईं। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जिस किस्म की हठ धर्मी ईरान के साथ की जा रही है, खास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज की लेड बाय US, उसका कोई जवाब नजर में नहीं आता। LPT का मेंबर है ईरान, और उन्होंने बार बार कहा है कि हम जौहरी हथियार बनाने नहीं जा रहे, हमारी कैपेसिटी है, हम नहीं बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके पास हर तरह के जौहरी जो हैं वो हथियार मौजूद हैं। इंडिया है, उसके पास भी हर तरह के जौहरी हथियार मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ कभी इन लोगों की तवज्जो नहीं जाती। जस्ट अच्छा हाशमी साहिबा, मुझे हाशमी साहिबा ये भी समझना है कि जब फर्दू पर आप बंकर बस्टर बम मार देते हैं और आप बता देते हैं कि हम 100 साल पीछे ईरान को ले गए और इस तरह के दावे सारे सामने आ जाते हैं, फिर आप जो हैं वो रजीम चेंज से भी पीछे हटते हैं कि उसमें बहुत सारे ममालिक ने डिप्लोमेसी भी की कि इस चक्कर में ना पड़िए, आप वहाँ रजीम चेंज से दस्तबरदार होइए, पीछे ज़रा 2 कदम पीछे लीजिए। अब इन पाबंदियों का फिर क्या मतलब है? अगर वहाँ वो 100 साल पीछे जा चुके थे तो फिर इन पाबंदियों का मतलब है कि जो दावे किए गए अमेरिका की जानिब से वो गलत थे, या अभी बहुत कुछ बाकी था जो करना है, या ग्रेटर प्लान में कोई दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट का सार उठाना बड़ा ज़रूरी है शायद अमेरिका के लिए इस वक्त, इजराइल के लिए, या आप इसे अदरवाइज देखती हैं? देखिए जी, आपको याद होगा कि जब इन्होंने वो बंकर बस्टर्स बम फेंके और ये कहा कि जी 100 साल हमने उन्हें पीछे कर दिया है, तो ईरानियंस का बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ सामने आया था कि जी वहाँ कुछ था ही नहीं, हमने सब कुछ वहाँ से बहुत सेफ मकाम पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब इस मौके पे इस तरीके से उसको प्रेशराइज करना, मेरा ख्याल है फिर दीवार से लगाने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इस वक्त ईरान अकेला नहीं है। आपने देखा है कि वहां वॉशिंगटन में खड़े होके हमने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। इसी तरह चीन और रूस जो है वो बड़े फर्मली ईरान के साथ हैं, और वो कह रहे हैं, और हम सबका एक ही मौक़िफ़ है कि जी बातचीत से मसला जो है वो हल करें। ये इस तरह की चीजों से ना पिछले 40 साल में हल हुआ है और ना अब होगा। जहां तक ईरान की कैपेसिटीज का ताल्लुक है, तो ईरान इस पे इतना परेशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल में दे हैव लर्नड हाउ टू वर्क अराउंड दीज सैंक्शंस, और उन्होंने इन सारी पाबंदियों में रहने के बावजूद अपनी बहुत ज्यादा जो उनके साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं उनको मजबूत किया हुआ है। सो दे विल फाइंड अ वे। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम ईरान को फेस होगी वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है, क्योंकि कोई भी मुल्क आखिर कितना अरसा सैंक्शंस में इसी तरह चलता रहेगा। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये जो उन्होंने अपना 21 नुकाती फॉर्मूला पेश किया है गाजा के लिए, उस पे बाकी मुस्लिम ममालिक किस तरह रिएक्ट करते हैं, बातचीत आगे कैसे चलती है, और ये लोग क्या इसराइल को जो उसके नापाक अभी इरादे उन्होंने जाहिर किए हैं, ऑलरेडी देखिए कि गाजा में शिद्दत बढ़ गई है उनके हमलों की, और अब तो उन्होंने इस बात का भी इंडिया दे दिया है कि जी वो वेस्ट बैंक के और जॉर्डन के कुछ इलाके भी लेना चाह रहे हैं, और ग्रेटर इजराइल का तो वो उन्होंने नक्शा वक्शा जो पहले ढके छुपे लफ्जों में बोलते थे पिछले इतने सालों से, वो बहुत उनका खुल के सामने आ गया है। तो अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में भी जाया जा सकता है। सो अमन अगर आपने इस खित्ते का खराब करना है मशरिक़ वुस्ता का, तो आई थिंक उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप बिल्कुल ही ईरान को दीवार से लगा दें। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई अक्लमंदी। अच्छा हाशमी साहिबा, ये आपकी दुरुस्त, आपका बड़ा ज़बरदस्त आपने इसे एलेबोरेट भी किया।
मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि कतर को जो ही इजराइल ने हिट किया और अमेरिका की आशीर्वाद से वो हिट हुआ, उसके बाद पैक्ट साइन होता है सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का। मशरक़ वुस्ता की सेंटिमेंट्स बदल चुके हैं। जब इजराइल के ईरान के साथ झड़प जारी थी उस वक़्त मशरक़ वुस्ता की जो सेंटिमेंट्स थे वो कुछ और थे। अब आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी जब पाकिस्तान बात कर रहा है तो पिछले सालों की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा क्लैरिटी से अपने दुश्मन और अपने दोस्तों को पहचान रहा है और प्रॉपर वो जो डायलॉग कर रहा है, जो डिस्कशन कर रहा है, उसमें आप आयोटा ऑफ डाउट नहीं है, किसी तरह का क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान खड़ा है। अब अगर ईरान पर इस तरह का हमला किया जाता है या कोई उसे दीवार से लगाने की अमेरिका और इजराइल की जानिब से काविश की जाती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मशरक़ वुस्ता इन सारे मामलात को लेकर कहाँ खड़ा है? देखिए, मैंने अपनी बात इसी से शुरू की थी कि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी वॉशिंगटन में एक सहाफ़ी ने पूछा था ईरान के बारे में, तो उन्होंने ट्रंप से मुलाकात से एक दिन पहले कहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो हर तरह से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, हमने देख लिया है कि अफगानिस्तान हमारा नेबर था और वहाँ जब हालात खराब हुए हैं तो 40 साल हो गए हैं, हम अभी उससे निकल नहीं पाए। और हमने जिस कदर का हमारी सोसाइटी को, हमारी डेवलपमेंट को उससे नुकसान पहुंचा है, हम अभी तक उससे उसको ओवरटेक कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या ईरान में इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो पाकिस्तान का नेचुरली उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा अब ये है कि ये मशरिक़ वुस्ता के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जितनी हम मुसलमान स्टेट्स हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया है कि अमेरिका बहादुर जो हैं वो सिर्फ अपना और इजराइल का इंटरेस्ट देखेंगे, वो और किसी अपने जो उनके पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर देखना होता तो जिस मुल्क में उनकी सबसे बड़ी बेस थी उस पे कैसे वो अलाउ करते। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो एटीट्यूड था अरब ममालिक का कि उन्होंने अपने एयर स्पेस भी यूज़ करने दिए, उनके हाथ से उन्होंने ईरान के मिसाइल्स भी रोके, यमन के मिसाइल्स भी रोके, सब कुछ किया। लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं और पाकिस्तान खास तौर पे एक बहुत ही मजबूत ताकत बन के सामने आया है। अच्छा हाशमी साहिबा, मुझे आखिरी बात जो समझना है और मिलिटरी भी हमने बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। मुझे जो आखिरी बात समझनी है कि अगर फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता इस तरह होता है कि इजराइल दोबारा ईरान पर अटैक की तरफ जाता है, तो आप समझती हैं आपके कतर बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, सऊदी अरेबिया रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो स्प्रिंग अवेयरनेस का है वहाँ, और जो वहाँ डिप्लोमेसी उन्होंने चेंज कर ली, इवन पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा पैक्ट साइन हो गया, तो उसके बाद आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दे सकते हैं, या वही हालात होंगे कि ईरान पर हमला हो रहा था, बाकी सारे खामोश तमाशाई बने हुए थे और पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए अमेरिका को भी समझाया, उसे रिपेल बैक किया, उसे समझाया कि भाई आप रजीम चेंज से पीछे हटिए, मुज़ाकरात पे बैठिए। अब यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान ने यही तजवीज़ दी। तो बाकी मुल्कों की तरफ से क्या रिएक्शन आप देखते हैं अगर मुमकिन तौर पर जो हम बात कर रहे हैं ऐसा हो जाता है तो? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में ईरान पे कोई हमला होने जा रहा है। राइट। बिकॉज जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, देखिए वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरनली उनको प्रॉब्लम्स हैं, बट वो इतना सिविलाइजेशनल स्टेट है और बहुत ही रेजिलिएंट कौम है और बड़ी बहादुर कौम है। तो दूसरा, जहाँ तक मुसलमान ममालिक का सवाल है, तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हालात चेंज हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थी नगमाना हाशमी साहिबा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।